Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. तो डियर स्टूडेंट, अभी हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ब्लड के हवाले से तमाम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिया, तो अभी वक्त आया कि हम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। हमारे यूनिट नंबर 5 है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तमाम ब्लड डिसऑर्डर के हम मैनिफेस्टेशन और इसके अलावा उसके मैकेनिज़्म, पैथोजेनेसिस और इसके अलावा तमाम जो नर्सिंग मैनेजमेंट है और इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम जो डिज़ीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिकली सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इम्यूनोहिमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड एनीमिया, इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया, पोलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया, हॉकिंग डिजीज़ एंड नॉन हॉकिंग लिम्फोमा, इसके अलावा ऑटो इम्यून एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्पोरा, इसके अलावा DIC को डिस्कस करेंगे। ये तमाम हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के जिसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया जब भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी नॉर्मल रेंज जो है कम हो जाती है, इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, तमाम एजेस में आ सकता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो डिक्रीज़ हो जाती है और बॉडी का कलर पेल येलो हो जाता है और इसके अलावा सांस जो है तेज़ चलती है। रेड ब्लड सेल की काउंट की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो है मेल में 4.7 से लेकर 6.1 बिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर मौजूद होते हैं। इसके अलावा फीमेल में 4.2 से लेकर 5.4 होते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में हीमोग्लोबिन 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर मौजूद होता है और फीमेल में जो है 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर मौजूद होता है। हेमाटोक्रिट की बात करें तो मेल में 40.7 से लेकर 50.3% मौजूद होता है और फीमेल में 36.1 से लेकर 44.3 अप्रॉक्सीमेटली मौजूद होता है। अब इस नॉर्मल रेंज से अगर RBC, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट की मिकदार डिक्रीज़ हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम बेसिकली एनीमिया इंडिकेट करते हैं। कॉर्पुसुलर इंडिकेट्स circulating that allow the characteristic of average size and hemoglobin content in individual erythrocyte to be determined by mean corpuscle volume। अच्छा, अब एरिथ्रोसाइट की तमाम सर्कुलेटिंग को हम MCV और इसके अलावा मेन कॉर्पसल्स हीमोग्लोबिन से हम डिटेक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू भी हम देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू भी ड्रॉप होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एरिथ्रोसाइट की डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया हो चुका है। नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो MCV की नॉर्मल वैल्यूज़ जो है 80 से लेकर 100 फेमिटोलीटर है। इसके अलावा MCH की वैल्यू जो है 27 से लेकर 31 पिकोग्राम पर सेल है। इसके अलावा मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है 32 से लेकर 36 ग्राम पर डेसीलीटर है। ये तमाम नॉर्मल वैल्यूज़ होती है जो हम टेस्ट करने के बाद इसकी एवेलुएशन करते हैं कि आया एनीमिया है कि नहीं। इसकी तमाम डीप स्टडी हम करते हैं। एनीमिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड सेल्स। यहाँ पर तकरीबन दो टाइप्स होते हैं, एक तो हम कॉजेज़ की बुनियाद पे रखते हैं और दूसरा जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल की बुनियाद पे होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे टाइप्स हैं एनीमिया की। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ RBC, उसकी बुनियाद पे भी इसको क्लासीफाई करते हैं। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो जाए तो जैसे कि GI ब्लीडिंग हो गया, उस कंडीशन को भी हम एनीमिया देते हैं। इसके अलावा RBC की जब डिस्ट्रक्शन होती है जिसे हम हीमोलिसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया से मुरादी होता है कि सेल का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेल को यानी कि एनीमिया को मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे सबसे पहले माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अब जब MCV की वैल्यू जो है 80 से डिक्रीज़ हो जाती है तो इसको हम हाइपोक्रोमिक कहते हैं। तो सेल का साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाता है, सेल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जिसे माइक्रोसाइटिक कहते हैं। तो इससे जो डिजीज़ होते हैं वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होते हैं, थैलेसीमिया माइनर होता है। इसके अलावा साइडरोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं और इसके अलावा लीड पॉइजनिंग वगैरह, ये तमाम इसके टाइप्स हैं। सेकंड जो है मैक्रोसाइटिक है। मैक्रोसाइटिक में जब मेन सेल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है यानी कि सेल के साइज जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा नॉर्मोक्रोमिक भी आते हैं और इसके अलावा हाइपरक्रोमिक भी आता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, उसकी वजह ये होती है कि विटामिन B12 और इसके अलावा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एनीमिया में MCV की मिकदार जब
1 to 5 से बढ़ जाती है तो उसे हम बेसिकली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, और इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी उसे हम कहते हैं। मैक्रोसाइटिक जो है मेगोब्लास्टिक के अलावा भी हो सकता है, मैक्रोसाइटिक ज़रूरी नहीं कि मेगलोब्लास्टिक के साथ भी हो सकता है। अल्कोहल एक्सेस हो गया, इसके अलावा लीवर सिरोसिस हो गया, या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन हो गया, या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, इसकी वजह से भी मैक्रोसाइटिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि मेगलोब्लास्टिक में भी मैक्रोसाइटिक होता है। नॉर्मोसाइटिक की बात करें तो 80 से लेकर 100 फेमेटोलीटर जो है ये नॉर्मोसाइटिक कहलाते हैं, इसे हम नॉर्मोक्रोमिक भी कहते हैं। इसके नतीजे में बेसिकली अगर ये इसकी मिकदार ड्रॉप हो गई तो उसे हम बेसिकली एप्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसके अलावा जो टीबी हो गया, इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू को हम देखेंगे, नॉर्मोसाइटिक अगर 80 से लेकर 100 फेमेटोलीटर की मिकदार इससे ड्रॉप हो गई है तो उस कंडीशन से ये तमाम डिसऑर्डर हो सकते हैं। कंसेक्वेंस ऑफ एनीमिया, एनीमिया की कंसेक्वेंस ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग की स्पेसिटी जो है ब्लड की डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसके अलावा बॉडी को जो ऑक्सीजन डिमांड होगा वो बढ़ जाएगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और एनीमिया जो है स्लोली डेवलप होता है, चाइल्ड में स्लोली डेवलप होता है। साइन की बात करें तो पैलर स्किन होता है, टैकीकार्डिया होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसके अलावा एंकल एडीमा, एंकल में जो एडीमा हो जाता है, कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा जो स्पून शेप नेल होते हैं जिसे हम बेसिकली कोलिनीचिया कहते हैं, कोलिनीचिया कहते हैं, ये कोलिनीचिया बेसिकली पैलर स्किन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एंकल एडीमिया हो सकता है, कार्डिक फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा कोलिनीचिया जिसे हम स्पून शेप नेल कहते हैं, यानी कि जो नाखून होते हैं वो बिल्कुल स्पून की तरह नज़र आते हैं। आयरन डिफिशिएंसी होती है, जॉइंटिस भी होता है, बॉडी का कलर बिल्कुल येलो हो जाता है, और बोन डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती है। लेग अल्सर, लेग में जो है अल्सर भी डेवलप हो जाता है। तो ये अंकल एडीमा आप देख सकते हो कि एंकल में बेसिकली एडीमा हो चुका है, और कोलिनेचिया बेसिकली जो नेल्स होते हैं वो स्पून की तरह नज़र आएंगे। सिम्टम्स में फटीज होगी, हेडेक होगी, इसके अलावा फैटनेस होगी, ज़्यादा थकावट होगी, और इसके अलावा ब्रीथलेसनेस होगी, सांस में रुकावट होगी, पाल्पिटेशन भी होगी। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम सीबीसी देखेंगे, सीबीसी में जो है सेल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, और इसके बाद जो है एचबी और इसके अलावा आरबीसी की मिकदार देखेंगे। अगर आरबीसी डिक्रीज़ हो जाएगी और इसके अलावा एचबी और एचसीटी जो है डिक्रीज़ होगी, इस कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। और अदर टेस्ट जो हैं एनीमिया के मज़ीद टेस्ट भी आते हैं जिससे एनीमिया को कन्फर्म करते हैं, जैसे कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो गया, उससे भी इसको कन्फर्म करते हैं। थेरापेटिक मैनेजमेंट की बात करें तो अंडरलाइनिंग कॉजेज जैसे कि ट्रांसफ्यूजन लगाना है, अगर हेमरेज हो गया तो हेमरेज की वजह से अगर एनीमिया तो फिर ट्रांसफ्यूजन लगाएंगे, न्यूट्रिशन की वजह से तो फिर डाइटरी मैनेजमेंट देंगे, सपोर्टिव केयर में आवी फ्लूइड्स वगैरह हो गया ताकि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम दोबारा रिप्लेस हो जाए, ऑक्सीजन में एडमिनिस्टर करना है, और पेशेंट को बेड रेस्ट पे लेके जाना है। सेकेंड टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डाइटरी आयरन जब प्रॉपरली बॉडी को नहीं मिलती तो उसकी वजह से आयरन रिलेटेड एनीमिया होता है जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, और ये प्रिवेंटिबल भी है। अगर आयरन की मिकदार को डाइट में ज़्यादा ले तो इससे बेसिकली एनीमिया की मिकदार जो है बढ़ सकती है, यानी कि एनीमिया से कोप आउट हो सकता है। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को एनीमिया की जो आयरन होता है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों में जो है आयरन की कमी होती है, तो फिर उनके डाइट में हम आयरन ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा एडोलेसेंस होते हैं तो एडोलेसेंस भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के रिस्क पर होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है उनके बॉडी में जो है रैपिड ग्रोथ होता है, और इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स बच्चों में बहुत कम होती है एडोलेसेंस में, लेकिन उनके बॉडी में ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होता है, तो उस कंडीशन में भी उनको बेसिकली आयरन चाहिए होता है, लेकिन जब आयरन उनको नहीं मिलता तो उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होती है। काजेज़ की बात करें तो इंजेक्शन से भी हो सकता है, पुअर इनटेक ऑफ आयरन यानी कि डाइट में आयरन का ना हो जाना, इन्फेक्शन से भी हो सकता है जैसे कि सीलिक डिजीज़ हो गई, उससे भी हो सकता है, इंजरीज से भी हो सकता है जैसे कि ब्लड लॉस फ्रॉम जीआई ब्लीडिंग, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो गया, उससे भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन से भी हो सकता है, स्पेशली पेप्टिक अल्सर डिजीज़, स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर चाले पड़ गई उससे भी हो सकता है, और ये इडियोपैथिक भी है, इसके ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई कॉज मौजूद हो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो नेल क्रैकिंग, नाखून में क्रैक आएगा। इसके अलावा जो पेपिलाई ऑफ द टंग है, जो टंग का जिसे हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं ज़बान का, उसमें एट्रोफी हो जाती है और मुंह के अंदर छाले पड़ जाती है जिसे हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट के रिलेटिव से हिस्ट्री लेते हैं, डाइटरी इंटेक के बारे में पूछते हैं कि आया वो कोई
यानी कि वो डाइट तो नहीं ले रहा जिसमें बेसिकली आयरन की मिकदार कम हो। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट आया एस्प्रिन तो नहीं ले रहा, क्योंकि एस्प्रिन की वजह से ब्लड थिन हो जाते हैं और GI ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फीसिस यानी कि स्टूल को देखेंगे, पखाने को देखेंगे कि उसमें खून का अखराज तो नहीं हो रहा। और वुमेन के बारे में हम फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल पीरियड है या यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ऐसे तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस तो नहीं हुआ, उन चीज़ों को भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एग्जामिनेशन देखेंगे, एनीमिया के हवाले से हम आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से एग्जामिनेशन करेंगे। स्प्लीन को पाल्पेट करेंगे कि आया स्प्लीन इनलार्ज तो नहीं हुआ। लीवर को देखेंगे ताकि उसमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़ वगैरह तो नहीं हुई या क्रॉनिक ब्लड लॉस तो नहीं हुआ लीवर में। रेक्टल एग्जामिनेशन प्रोटोस्कोपी के ज़रिए हम रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। प्रोटोस्कोपी कैसा आला होता है जिसमें इंटेस्टाइन, जिसे हम सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन वगैरह को देखते हैं कि उसमें कोई जे ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कंप्लीट पिक्चर करेंगे जिसे हम CBC भी कहते हैं। सीरम फेरेटिन भी देखेंगे कि फेरेटिन की मिकदार कम है या ज़्यादा। सीरम आयरन की मिकदार देखेंगे, आयरन प्रोफाइल टेस्ट करेंगे, उसमें सीरम फेरेटिन भी आ जाएगा, सीरम आयरन भी आ जाएगा। बोन मेरो एग्जामिनेशन भी देखेंगे, अब वो सीवियर कंडीशन में होगा, यानी कि इंतहाई रेयर कंडीशन में बोन मेरो देखते हैं, इसी टेस्ट में उसका पता लग जाता है। स्टूल और यूरिन की एग्जामिनेशन भी करेंगे कि आया स्टूल और यूरिन में ब्लड का अखराज तो नहीं हो रहा। मैनेजमेंट की बात करें तो आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, जैसे आइब्रेट के नाम से फॉलिक एसिड, आइब्रेट फॉलिक आता है, उसके नाम से मेडिकेशन जो है डॉक्टर एडमिनिस्टर करता है। 500 मिलीग्राम डेली देते हैं पेशेंट। इसके अलावा पेशेंट को सिंगोब्रैन कैप्सूल भी देते हैं, 250 मिलीग्राम डेली पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा IV आयरन रिप्लेसमेंट पे जेक्टोफर वगैरह होगा, वेनोफर वगैरह होगा, ये एडमिनिस्टर करते हुए विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को कवर करने के लिए। इसके बाद है मेगेलोब्लास्टिक या इसके अलावा प्रेनिशियस एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को हम प्रेनिशियस एनीमिया भी कहते हैं और ये भी बेसिकली विटामिन B12 से रिलेटेड है। इससे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन B12 या इसके अलावा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से कॉज होता है, यानी कि हम वो जो डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहे या फोलिक एसिड नहीं ले रहे तो उससे जो एनीमिया होगा उसे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो पैराइटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैराइटल सेल्स का काम HCl को प्रोड्यूस करना होता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना होता है। और जब ऑटो इम्यून सेल गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारे डाइट में जो विटामिन B12 होता है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इससे बेसिकली RBC की साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल मिकदार से, क्योंकि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है वो RBC को थोड़े से बढ़ा देती है। सिम्टम्स में बेसिकली वीकनेस होगी पेशेंट को, इसके अलावा ज़बान पे छाले पड़ जाएगी और इसके अलावा एक्स्ट्रामेस जो है उसमें टिंगलिंग फॉर्मेशन होगी, यानी कि उसमें सुई जैसे चुभती है उस जैसे अलामात नज़र आएंगे। और लेग्स के अंदर जो है यानी कि टांगों में एडिमा होगा। और अफ्रीकन और अमेरिकन वुमेन में ये मोर कॉमन होता है, याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड CP करेंगे, ब्लड CP यानी कि CBC का टेस्ट करेंगे और उसमें HB की लेवल ड्रॉप होगी। WBC भी लो हो सकता है, प्लेटलेट भी लो हो सकता है। बोन मेरो बेसिकली अगर बोन मेरो पे हम जाएंगे तो लार्ज सेल जो है बोन मेरो में मौजूद होंगे। सीरम विटामिन B12 जो है ये भी लो होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, इसके अलावा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे, विटामिन B12 रिप्लेसमेंट देंगे, आयरन रिप्लेसमेंट भी देंगे, क्योंकि इसमें ब्लड की मिकदार भी कम हो जाती है, प्लेटलेट की मिकदार भी कम हो जाती है, विटामिन B12 की मिकदार तो ऑलरेडी कम होती है। अभी हम हेमोलाइटिक एनीमिया की बात करेंगे। हेमोलाइटिक एनीमिया ये भी हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसमें RBC की जो नंबर होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें RBC की नंबर डिक्रीज़ हो जाती है और उसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो शॉर्ट हो जाता है और बोन मेरो जो है कंपनसेटरी मैकेनिज़्म में RBC की मिकदार को तेज़ी के साथ बढ़ा देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रेटिकुलोसाइटोसिस चल रहा होता है और रेटिकुलोसाइटोसिस से मुराद ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल एग्जिस्टिंग सेल होते हैं वो जल्दी टूटते हैं और उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा बोन मेरो होता है वो बोन मेरो तेज़ी से रेड ब्लड सेल बनाते हैं, तो इस कंडीशन को हम एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है और एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन बीटा जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। और जब हीमोग्लोबिन बीटा जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जो कि
11 नंबर क्रोमोसोम्स यानी कि 11 क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है ये जीन। इसके अंदर जब म्यूटेशन हो जाती है तो इस डिजीज़ की वजह से जो हमारे बोन मैरो होता है वो एबनॉर्मल शेप के रेड ब्लड सेल बनाते हैं, और उसमें जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल के बजाय एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल बनते हैं। और इसके अलावा जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन की शेप भी होती है। नाउ यू कैन सी जो सी शेप का है, ये सी शेप का सिकल सेल एनीमिया है, और ये जो नॉर्मल शेप का है आपको नज़र आ रही है बिल्कुल कनकेव शेप का है। सिकल सेल एनीमिया जैसे कि क्रोमोसोम्स 11 है, क्रोमोसोम्स में बेसिकली हीमोग्लोबिन बीटा जीन्स होता है, और इसे हम बीटा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एक प्रोटीन होता है, और ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी रेड ब्लड सेल में इसका अहम काम होता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। ये 146 अमीनो एसिड का एक लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन होता है, और जिसका वेट 15,867 डाल्टन के बराबर होता है। और एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 11 क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, और इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये मेच्योर यानी कि हेल्थी रेड ब्लड सेल को बनाने में इसका अहम काम होता है। जब ये इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। मेडिकेशन बेसिकली इसके नतीजे में ड्रॉक्सी यूरिया की ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है चिल्ड्रन के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका वाहिद हल है। एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट वगैरह नहीं बनते। इस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, थ्रेटनिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें बॉडी के अंदर ब्लड का बनना स्टॉप हो जाता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगे। इस कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये किसी भी उम्र में किसी भी ग्रुप के पीपल को इफेक्ट कर सकता है, फीमेल और मेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है। एटियोलॉजी की बात करें तो ये मोस्टली एडियोपैथिक है, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर 300 से लेकर 500 के रेडिएशन अगर किसी के ऊपर पड़ते हैं तो उससे बेसिकली बोन मेरो के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन मेरो में बेसिकली उसके अंदर यानी कि एक ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और ये भी इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में शामिल है। केमिकल एजेंट में बेसिकली बेंजीन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्सिनोजेनिक फैक्टर है जो कि बोन मेरो को ख़राब कर सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बॉडी को सुन करने के लिए यानी कि नशावर चीज़ें, वो भी इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में शामिल है। इन्फेक्शन हो गया, अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, ये हेपेटाइटिस हो गया, या इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस हो गया, ये भी इसके इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है एप्लास्टिक एनीमिया। प्रेगनेंसी में इंतहाई रेयर कंडीशन में प्रेगनेंसी में होता है। इसके अलावा पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, प्रोक्सिमल जैसे कि पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, ये जो है एक स्टेम सेल डिजीज़ होती है, और जिसमें रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसकी यानी कि उसकी फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो जाती है, और ये भी बेसिकली एप्लास्टिक एनीमिया की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में शामिल है। अदर डिजीज़ जैसे कि प्री ल्यूकीमिया या इसके अलावा कार्सिनोमा, इसमें भी ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में शामिल है। अभी वाइट ब्लड सेल के डिसऑर्डर की बात करेंगे। वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है ल्यूकीमिया जो है ये एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें रेड ब्लड सेल की मिकदार काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। इस कंडीशन को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी की मिकदार तेज़ी के साथ बनती है, और एच भी ड्रॉप हो जाता है, रेड ब्लड सेल भी ड्रॉप हो जाते हैं, प्लेटलेट भी ड्रॉप हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो कि ब्लास्ट सेल यानी कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो तेज़ी के साथ प्रोलिफरेट होता है। कॉजेज रेडिएशन से भी हो सकता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग से भी हो सकता है, रेट्रोवायरस से भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर इम्यून डेफिशिएंसी हो गई तो जैसे कि हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी के चांसेस को इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ बढ़ा सकता है, तो उससे भी हो सकता है। नाउ यू कैन सी ये एबनॉर्मल है। स्टेज 1 में इंतहाई कम मिकदार में ब्लड सेल होंगे। स्टेज 2 में जो है उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। स्टेज 3 में जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। और स्टेज 4 की बात करें तो वो तमाम रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। और स्टेज 4 जो है ये आखिरी स्टेज होता है, और उसमें बॉडी जो है इंतहाई ख़राब कंडीशन की तरफ चली जाती है। एक्यूट ल्यूकीमिया, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी कहते हैं, और दूसरे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है ये 8 टाइम कॉमन होता है, यानी कि 8 टाइम जो है ये मोर कॉमन होता है देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। दो टाइप्स होते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के, एक एक्यूट ल्यूकीमिया होता है और दूसरा जो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है एडल्ट में।
जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ये 8 टाइम जो है मोर कॉमन होता है देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ALL के मुकाबले में जो AML होता है वो 8 टाइम जो है मोर कॉमन होता है और ये बच्चों में होता है और यंगल चिल्ड्रन में भी होता है। जो लिम्फोब्लास्टिक वेराइटीज़ होती है वो बहुत कॉमन होती है बच्चों में। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है बच्चों में बहुत कॉमन होती है। कॉजेज़ फेलर टू मैचुरेशन नहीं होती रेड ब्लड सेल की, और जो प्रोलिफरेशन सेल होते हैं वो मेच्योर नहीं होते और उसकी मिकदार बढ़ जाती है और बोन मैरो में भी उसकी मिकदार तेज़ी के साथ बढ़ जाती है और वो आके नॉर्मल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में बेसिकली एनीमिया होगा, हेडेक होगा, फटीज होगी, स्किन इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा स्किन के अंदर पैचेस होगी, ब्लीडिंग होगी, गम से भी ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीडिंग भी होगी। इसके अलावा GI ब्लीडिंग भी हो सकता है, बॉडी पेलर होगी। इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स होगी, लिम्फ एडिनोपैथी होगी, स्प्लीनोमेगाले और हेपेटोमेगाले। स्प्लीन जो इनलार्ज हो जाएगा और इसके अलावा जिगर भी जो है इनलार्ज हो जाएगा। स्प्लीन जो है यानी कि उसकी स्प्लीन में सूजन होगी और लीवर में सूजन होगी। इसके लिए जो टेस्ट करते हैं सबसे पहले CBC में डायग्नोस हो जाता है। CBC के बाद जो है बोन मैरो के लिए सैंपल भेजा जाता है और उसके बाद स्पाइनल टिप लेम्बर पंक्चर भी करते हैं, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखते हैं कि आया ये जो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया ये ब्रेन तक तो पेनिट्रेट नहीं कर गए। ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरापी जो है इसका एडवांस ट्रीटमेंट है और इम्यूनोथेरापी भी है, रेडिएशन भी थेरापी भी है, लेकिन इसका वाहिद हल जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। लिम्फोमा की बात करें तो लिम्फोमा जो एक ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है जिसमें लिम्फोइड टिश्यूज़ जैसे कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ B सेल और T सेल इसकी मिकदार जो बढ़ जाती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम हॉकिंग डिजीज़ कहते हैं और दूसरे को हम नॉन हॉकिंग डिजीज़ कहते हैं। हॉकिंग डिजीज़ की बात करें तो ये क्लिनिकल और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू हाइपरप्लेजिया और इनफिल्ट्रेशन और हाइपरप्लेजिया की वजह से जो लिम्फोसाइट की इनफिल्ट्रेशन होती है और उसकी मिकदार तेज़ हो जाती है, तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बॉडी में लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन को हम बेसिकली रेड स्टेनबर्ग सेल भी कहते हैं। रेड स्टेनबर्ग जो है सेल जो है वो जो लिम्फ नोड होते हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम हॉकिंग डिजीज़ भी कहते हैं। एज जो है 31, फर्स्ट पीक जो है 20 से 35 साल की उम्र में आ सकता है। सेकंड पीक जो है 50 से 70 साल की उम्र में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पीक जो है वो 20 से 35 साल के दरमियान हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है। लिम्फेडिनोपैथी से मतलब ये होता है कि जो लिम्फ नोड होता है जैसे कि सर्विकल नोड हो गया, 70% सर्विकल नोड हो गया, इसके अलावा मेडियस्टिनल लिम्फ नोड हो गया 60% वो इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसे लिम्फ नोड होते हैं जैसे कि एक्जिला हो गया, ग्रोइन पार्ट्स, एब्डोमेन्स वगैरह हो गया, वो इनलार्ज हो जाते हैं। लिम्फ नोड जो इनिशियली पेनलेस होते हैं, स्प्लीनोमेगाले हो सकते हैं, स्प्लीन जो इनलार्ज हो सकता है। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, फटीज, वीकनेस, मेलाइस वगैरह ये चीज़ें जो है इसके साथ एसोसिएटेड होती है, सिम्टम में आते हैं। सिम्टम्स में मज़ीद जो है स्किन के अंदर जो है प्रोराइटिस होती है, इसके अलावा बोन्स जो है बोन में पेन होते हैं, टेंडरनेस होती है। इसके अलावा सडन स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज़ यूजुअली अ फीचर ऑफ एडवांस डिजीज़। अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर कंप्रेशन आ गया तो ये एडवांस स्टेज को इंडिकेट करता है। जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली हेमाटूरिया होगा। हेमाटूरिया से मुरादे होते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें, यानी कि जो यूरिन होते हैं उसमें ब्लड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि खून में, पेशाब में जो है खून की मिकदार बढ़ जाती है, खून जो है वो एबनॉर्मली पेशाब में ज़ाया हो जाता है। मुख्तलिफ स्टेज है हॉकिंग डिजीज़ के। स्टेज 1 जो है वो इनिशियल स्टेज होता है। स्टेज 2 जो है वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट होती है, 2 और मोर लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टेज 3 जो है मुकम्मल जो लिम्फ नोड होता है बोथ साइड का, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और स्टेज 4 जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है लिम्फेटिक टिश्यूज़ वगैरह होते हैं जैसे कि लीवर और बोन मैरो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे हम एडवांस स्टेज भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं और स्पेशली उसमें रेड स्टेनबर्ग सेल को देखते हैं। अगर रेड स्टेनबर्ग सेल आ गए तो इसका मतलब जो है ये हॉकिंग डिजीज़ है। ब्लड CP ESR के नॉर्मल रेंज देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया वगैरह देखते हैं। अगर ESR बढ़ चुका होगा तो ये भी इस कंडीशन को इंडिकेट करता है। एक्सरेज वगैरह में हम जो है मेडिस्टिनल लिम्फेडिनोपैथी और इसके अलावा पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन को देखते हैं, क्या या लंग्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुई। इसके अलावा LFT का टेस्ट देखते हैं कि आया लीवर का फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं, पोर्टल वेन की फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं। मैनेजमेंट में बेसिकली रेडियोथेरापी है, कीमोथेरापी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी देते हैं। तकरीबन जो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होते हैं उसके मैनेजमेंट में रेडियोथेरापी, इसके अलावा कीमोथेरापी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सेम होता है। मैनेजमेंट रेडियोथेरापी हम देते हैं पेशेंट को,
ये मोस्ट इफेक्टिव होता है लोकलाइज हॉकिंग डिजीज़ में। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम ये दे सकते हैं। कीमोथेरापी में मुख्तलिफ़ किस्म के टेबलेट आते हैं, जैसे कि वेनब्लास्टीन टेबलेट हो गया, इसके अलावा प्रोकार्बिजीन टेबलेट हो गए, ये टेबलेट दिए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन भी देते हैं ताकि बॉडी के जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हो जो है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा 80% पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर जाते हैं, 3 से 4 हफ्ते के अंदर वो रिस्पॉन्ड करते हैं कीमोथेरापी में। प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका 90% गुड प्रोग्नोसिस है। पेशेंट जो है स्टेज 1 में अगर डायग्नोस हो गए तो स्टेज 1 में उसकी क्योर हो जाता है, पेशेंट जो ठीक हो जाता है। स्टेज 2 में जो है बेसिकली जो क्योर रेट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% उसकी प्रोग्नोसिस होती है। और स्टेज 3 में अगर पेशेंट हो गया और पेशेंट जो है 15% जो है आप आ गया तो उसकी प्रोग्नोसिस 15% होती है। अगर वो पेशेंट कीमोथेरापी और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसकी प्रोग्नोसिस 15% हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है लिम्फोमा का, उसे नॉन हॉकिंग डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है जिसे मैलिग्नेंट मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसमें जो लिम्फोइड सेल होते हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा नोडल बन जाते हैं। और बेसिकली ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, इसके अलावा एडिनोइड्स हो गए या इसके अलावा नेज़ोफेरिंजियल ग्लैंड हो गए और स्किन वगैरह हो गया, इसमें जो है ये डिवाइड कर जाते हैं, इसमें जो ये प्रोलिफरेट कर जाते हैं। 2 ग्रेड होते हैं इसके, इसको एक को हम लो ग्रेड कहते हैं और दूसरे को हम हाई ग्रेड कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो लिम्फेडिनोपैथी होती है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, वीकनेस होती है। इसके अलावा बोन पेन होता है अगर बोन इन्वॉल्वमेंट हो गई, अगर ये पेनिट्रेट कर गया बोन्स तक, यानी कि बोन्स में अगर ये फैल गया तो बोन पेन होगी। इसके अलावा हेपेटोस्प्लिनोमेगाले, जिगर और इसके अलावा तीली जो है बढ़ जाएगी, उसका साइज जो है फूल जाएगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और एसाइटिस भी होता है, ये मोर डेंजरस होता है देन नॉन हॉकिंग डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं, बोन मेरो एस्पायरेशन लेते हैं, यानी कि बोन मेरो की स्टडी करते हैं, सिटी स्कैन वगैरह करते हैं, चेस्ट एक्सरे देखते हैं ताकि लिम्फ नोड जो है वो लंग्स तक ट्रांसफ्यूज तो नहीं हुआ है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस जो है लो ग्रेड की बात करें तो लो ग्रेड अगर किसी को डायग्नोस हो गया तो उसकी सर्वाइवल रेट जो है 10 ईयर्स होती है। हाई ग्रेड जो है 5 ईयर्स की सर्वाइवल रेट होती है, यानी कि इंतहाई बेड प्रोग्नोसिस है नॉन हॉकिंग लिम्फोमा का। इसके बाद है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन ये क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो सर्कुलेटिंग ब्लड होती है वेंस के अंदर वो बेसिकली क्लॉट हो जाती है, यानी कि उसकी कोगुलेशन बढ़ जाती है, ओवर एक्टिवेशन हो जाती है और इसके नतीजे में प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बिन और इसके अलावा फेब्रिन जो है उसकी मकदार बढ़ जाती है और आर्टरीज और वेंस में ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हो गया, नाइजीरिया गोनोरिया हो गया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होगा, इसके अलावा फल्सीफेरम मलेरिया हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, लंग्स में अगर इन्फिल्ट्रेट कर गए, इसके अलावा पेनक्रियास में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, इसके अलावा ऑब्स्ट्रिक्स यानी कि गायनी के जैसे कि प्लाजेंटा हो गया, प्लाजेंटा की अगर एब्रॉप्शन हो गई, इसके अलावा रिटर्न डेड फीटस की वजह से भी हो सकता है, एक प्री इक्लेम्शिया की वजह से भी हो सकता है। अदर में ट्रॉमा है, बर्न्स है, सर्जरी है, लीवर है और इसके अलावा स्नेक बाइट में भी DIC हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोसिस होगी, हिमोलाइटिक एनीमिया होगा, रेनल फेलियर होगी, इसके अलावा जॉन्डिस होगा। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखते हैं, इसके अलावा PTINR भी देखते हैं, एंटी थ्रोम्बोन 3 लेवल की देखते हैं क्या है इसकी लेवल कितनी है, CBC का टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, इसके अलावा फेब्रिनोजिन को जो हम रिप्लेस करते हैं क्राइपो रिसेप्टिवेट के रिप्लेसमेंट थेरेपी में बेसिकली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसके अलावा फेब्रिनोजिन को हम रिप्लेस करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट के ज़रिए। इसके अलावा कोगुलेशन फैक्टर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, FFP की वैल्यू 7 से लेकर 14 की जो यूनिट्स है वो नॉर्मल होने चाहिए। एंटी कोगुलेंट्स फॉर थ्रोम्बोसिस के लिए अगर किसी जगह पर क्लॉट हो गया तो उसके लिए फिर हम एंटी कोगुलेंट देते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस तवील लेक्चर को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।